दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सभी शिक्षकों को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर अपना रंगीन फोटो लगाना होगा, जहां साथ ही साथ उन्हें अपनी डिटेल्स भी वहीं पर लिखनी होगी। खबर के अनुसार बिहार के सभी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सूचना पट पर वहां के शिक्षकों की रंगीन तस्वीर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ तस्वीर के पास उनके नाम, पद नाम और उनका मोबाइल नंबर भी लिखने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि सरकार ने ऐसा फैसला इसीलिए किया है ताकि छात्र छात्राओं और उनके अभिभावक अपने शिक्षकों को पहचान सके। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल बिहार के कई इलाकों से ऐसी सूचनाएं आती हैं कि टीचर समय पर स्कूल नहीं आते हैं, साथ ही साथ कुछ टीचर के स्थान पर कोई और पढ़ाने आ जाता है। जहां अब विभाग के इस फैसले से सभी टीचरों को समय पर स्कूल आना ही पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि नीति आयोग ने देश के अलग अलग राज्यों के लिए हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स में बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे खराब है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी बिहार में स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे हैं। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ सुविधाएं देने वाले राज्यों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश 19वें जबकि बिहार 18वें नंबर पर है। वहीं देश भर के सबसे बेहतर हेल्थ सुविधाएं देने के मामले में केरल नंबर 1 पर है, जहाँ की हेल्थ सुविधाएं सबसे बेहतर है। वहीं केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मामले में 5वें नंबर पर है, जबकि राज्यों की लिस्ट में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य आखिरी नंबर पर है, यानी कि सबसे फिसदी है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में सभी ने 4G नेटवर्क के कारण अलग अलग क्षेत्रों में हुए कई तरह के अलग अलग बदलाव देखे हैं। 4G सेवा की वजह से मोबाइल पर कई काम होने लगे हैं, लेकिन 4G के बाद अब लोग 5G का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जहां 5G नेटवर्क के प्रवेश से वास्तविक डिजिटल क्रांति आने की संभावना है, लेकिन जिस खबर का लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे वह आज आ गई है। दूरसंचार विभाग यानी कि DOT ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा है कि गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे सहित महानगर और प्रमुख शहर अगले साल 5G सेवाएं प्राप्त करने वाले पहले राज्य होंगे। देश में 5G के आने के बाद मोबाइल फोन की दुनिया बदल जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक 5G की स्पीड 4G से 10 गुना तेज है। 5G सेवा की शुरुआत डिजिटल क्रांति को एक नया आयाम देगी, इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस राशि की मदद से आप प्रदूषण जांच केंद्र खोल सकते हैं। खबर के अनुसार परिवहन विभाग के मंत्री श्रीमती शीला कुमारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार में नए प्रदूषण जांच केंद्र खोलने से लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दूं कि परिवहन विभाग ने 35 जिलों के 134 प्रखंडों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वे जिला परिवहन कार्यालय में जाकर 15 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए जश्न मनाने वालों की कमी नहीं है। यही वजह है कि राजधानी पटना में अब पुलिस की तरफ से एक बार फिर एंटी लिकर ड्राइव को रफ्तार दी है। जब पटना में बीती रात 1 दर्जन लोगों को अलग अलग जगहों से छापेमारी करके शराब के साथ और पीते हुए गिरफ्तार किया है। जहाँ सबसे दिलचस्प मामला शास्त्री नगर में स्थित एक होटल से सामने आया है। जहाँ होटल में शराब पार्टी कर रहे प्रेमी और प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटना शास्त्री नगर में स्थित केसरी नाला के पास होटल शुभ यात्रा ओयो में छापेमारी के दौरान पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए प्रेमी की पहचान टूर एंड ट्रेवल्स चलाने वाले शख्स के तौर पर हुई है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रक्तदान की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इससे रक्तदाताओं की सहूलियत बढ़ जाएगी, यानी कि जो ब्लड दान करता है उनकी। बिहार में अब ब्लड दान करने वालों के लिए स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट डोनर कार्ड की व्यवस्था प्रभावी हो गई है। जो भी व्यक्ति खुद से ब्लड दान करेंगे उन्हें एक स्मार्ट डोनर कार्ड दिया जाएगा। स्मार्ट डोनर कार्ड में सभी रक्तदाताओं को एक यूनिक पहचान संख्या दी जाएगी। साथ ही ब्लड दान करने वालों का नाम, जन्मतिथि, पूरा पता, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर एवं उनकी तस्वीर इस कार्ड पर प्रिंट रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी 10 जनवरी से आयोजित की जाने वाली बिहार इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा अपने अपने विद्यालय में ही आयोजित की जाएगी। अब तक परीक्षार्थियों में प्रायोगिक परीक्षा के केंद्र को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि कहां पर आखिर परीक्षा होगी, लेकिन बोर्ड ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि इस बार इंटर की प्रायोगिक परीक्षा अपने अपने स्कूलों में ही आयोजित की जाएगी, यानी कि अपने अपने विद्यालयों में ही परीक्षा देंगे। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आगामी 10 से 20 जनवरी के बीच इंटर की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जब मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को हर प्रायोगिक परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रायोगिक परीक्षा के अंक भी बोर्ड को भेजे जाएंगे, जिसके आधार पर अंतिम रूप से परीक्षार्थियों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जहां बिहार बोर्ड के कार्यक्रम के अनुसार अगले साल 1 फरवरी से इंटर की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो आगामी 14 फरवरी तक चलेगी। जहां इंटर की मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां संक्रमण मरीजों की संख्या 100 के पार चली गई है। जहां पिछले 24 घंटे में बिहार में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। शेखपुरा में एक शिक्षक के लापरवाही के कारण करीब 16 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जब पूरे के पूरे गाँव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। साथ ही साथ ओमिक्रॉन जाँच के लिए सैंपल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि मामला उजागर होने के बाद संक्रमित शिक्षक गाँव से फरार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने वाला अभिषेक कुमार शिक्षक पहले खुद पॉजिटिव हुआ, उसके बाद उसके संपर्क में आए 16 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए। बताया जाता है कि होम आइसोलेशन में रहने की बजाय संक्रमित शिक्षक ने लापरवाही दिखाई और बेंगलुरु फरार हो गया। जहां अब जिला प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है, वहीं संक्रमित शिक्षक की मां की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। दोस्तों बिहार में ठंड के बीच सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। जहां एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और बीजेपी के बीच साफ तलखी देखी जा रही है। सियासी बयानबाजी के बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने इशारों में ही वीआईपी पार्टी और मांझी को एक प्लेटफॉर्म पर आने का ऑफर दे दिया है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को दरकिनार करने के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि समाज सुधार अभियान पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर जिले में महिला सशक्तिकरण की मजबूती को देखेंगे। जहां एमआईटी मैदान में आज होने वाली उनकी सभा में 1000 जीविका दीदियों की मौजूदगी रहेगी। जहां यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इतनी बड़ी संख्या के लिए दीदी की रसोई से भोजन तैयार किया जाएगा। जहाँ अस्पतालों में भोजन तैयार करने वाली दीदी पहली बार बड़े पैमाने पर इस तरह का आयोजन कर रही है। जहाँ इससे सरकार को राजस्व की भी बचत होगी। जहाँ साथ ही साथ बड़ी संख्या में दीदियों को काम भी उपलब्ध होगा। जहाँ दीदी की रसोई को भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज में एक चाय बागान में चीता और बाघ दिखने की एक सूचना के मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक किशनगंज जिले के ठाकुरगंज नगर पंचायत में स्थित पटेल टी एस्टेट के चाय बागान में काम कर रहे कुछ मजदूरों ने देर शाम चीता देखा, जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई। जब चाय बागान के आसपास के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को दी। चीता दिखने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और इलाके का निरीक्षण करने के बाद माइकिंग करके इलाके के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। वन विभाग के स्थानीय अधिकारी बबलू कुमार ने बताया है कि इलाके में चीता होने की पुष्टि हुई है। जब वन विभाग के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में लाउड स्पीकर से माइकिंग करके सभी को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे दुनिया में कहर बरपा रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी पैर पसार रहा है। जब भारत में जनवरी में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है। जब इस बीच भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में चुनाव पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा था, लेकिन इन विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक से ये संकेत मिलने लगे हैं कि चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होंगे। जब भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब
और मणिपुर में 2022 में विधानसभा चुनाव है। इस पर सोमवार को चुनाव आयोग के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग से संकेत यही मिल रहे हैं कि ओमिक्रॉन के चलते ये चुनाव टाले नहीं जाएंगे, ये तय समय सीमा पर ही होंगे। हालांकि अब जनवरी के पहले सप्ताह में दोबारा मीटिंग होगी, इसके बाद अंतिम फैसला हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार ने समाज सुधार अभियान यात्रा शुरू की है। इस क्रम में बीते सोमवार को सीएम नीतीश कुमार रोहतास जिले के सासाराम के न्यू फलगंज स्टेडियम में समाज सुधार अभियान के तहत कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन लोगों को शराब पीनी है वे बिहार नहीं आए। उन्होंने कहा कि जो लोग शराब पीकर अपने आप को काबिल समझते हैं उन्हें मैं काबिल नहीं मानता हूं। शराब पीने से कोई काबिल नहीं हो जाता है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 24 नवंबर 2005 को सत्ता संभालने के बाद से हम लोग लगातार विकास का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा की दयनीय हालात थी, हमारी सरकार ने प्रयास करके उसे बेहतर मुकाम तक पहुँचाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून की सराहना की है। साथ ही साथ उन्होंने इस्लामिक देशों की भी तारीफ की है। सोमवार को बयान जारी करके सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में पूर्ण मद्य निषेध यानी कि पूर्ण शराबबंदी की सफलता के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में जो बड़े प्रशासनिक बदलाव किए हैं उसके बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। इस दौरान सुशील कुमार मोदी ने इस्लामिक देशों की तारीफ भी की है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुस्लिम देशों में शराबखोरी को गुनाह माना जाता है। मुस्लिम देशों में पूर्ण शराबबंदी लागू है, वहां स्थानीय नागरिकों पर कड़े शराबबंदी कानून लागू है। जब कोई भी धर्म शराब पीने को जायज नहीं ठहराता है, जब फिर भी कुछ लोग इसके पक्ष में दलील देकर गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के घूसखोर और भ्रष्ट अधिकारियों एवं इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में निगरानी विभाग की टीम ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार को 8 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम ने यह कार्रवाई इंजीनियर राजेश के पटना के कंकरबाग में स्थित घर पर की है। गिरफ्त में आए कार्यपालक अभियंता अपने घर को ही कार्यालय बनाकर रखा हुआ था। पूरे मामले की जानकारी देते हुए निगरानी के डीएसपी SK मोआर ने कहा है कि हाईकोर्ट में एक ठेकेदार गोपाल शरण सिंह ने करीब 80 लाख रुपए का काम कराया था, जहां उसके बिल के भुगतान के लिए कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार 10% मांग रहे थे। जहां उसी पैसे के साथ आज उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, जहां उनके अपार्टमेंट की तलाशी ली गई है। इसमें गहने, नकदी समेत अन्य कागजात बरामद हुए हैं। दोस्तों, बिहार के जमुई से सामने आई एक कहानी बॉलीवुड फिल्मों से एकदम मिलती जुलती है। जब प्रेम की इस कहानी में सस्पेंस, रोमांस, थ्रिलर, इमोशन सब कुछ है। बस ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि रियल लाइफ स्टोरी है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवाई है। समाज के सामने हुई इस शादी में पति ने बड़ा दिल दिखाते हुए शादी का पूरा वीडियो भी बनाया। पत्नी की प्रेमी से शादी करवाने की ये घटना पिछले सप्ताह की है, लेकिन उसका वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दो शहरों के बीच रची प्रेम की कहानी वीडियो के मुताबिक पति का नाम विकास कुमार है, जिसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। विकास ने शिवानी नाम की लड़की से 2 साल पहले शादी की थी और जमुई से बेंगलुरु आकर रहने लगा, जहाँ यहाँ पर ही वह नौकरी करने लगा। लेकिन इन दोनों की कहानी में कुछ दिन बाद लड़की के प्रेमी सचिन की एंट्री हुई, जिसके बाद प्रेम की इस सीधी सादी कहानी में मोड़ आ गया। शादी के कुछ दिनों बाद शिवानी के सामान से विकास को सचिन की तस्वीर मिली। उस वक्त तो विकास ने इस तस्वीर के बारे में उससे पूछताछ की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद सचिन भी बेंगलुरु पहुंच गया। यहाँ वह अपने चाचा के यहाँ रहने लगा और छुप छुप करके शिवानी से मिलने भी लगा। जब इस बात का पता विकास को चला तो उसने शिवानी को समझाने की बहुत कोशिश की और दोनों के मिलने जुलने पर आपत्ति भी जताई। इसके बावजूद भी सचिन और शिवानी मिलते रहे। शिवानी और सचिन के प्रेम के आगे आखिरकार पति विकास को झुकना पड़ा, जहां उसने दोनों की शादी कराने का फैसला किया और शिवानी को इस फैसले के बारे में बताया, जिस पर उसने हामी भर दी। इसके बाद बेंगलुरु में ही विकास ने सचिन को बुलाकर शिवानी से शादी करवा दी। समाज के सामने हुई इस शादी का वीडियो भी विकास ने बनाया, जो सोमवार को वायरल हो गया है। आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जब विकास कुमार अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ शादी करवाकर क्या उसने सही किया या नहीं, ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
दोस्तों अब बात करते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि मच्छर सिर पर झुंड लगाकर मंडराते रहते हैं। क्या कभी सोचा है कि मच्छर आखिर ऐसा क्यों करते हैं? विज्ञान कहता है कि सिर पर मंडराने वाले मच्छर इंसान को नहीं काटता है। इनमें नर और मादा दोनों तरह के मच्छर शामिल होते हैं, लेकिन इंसान का खून चूसने का काम मादा मच्छर करती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब नर मच्छर काटते ही नहीं है तो फिर वे सिर पर आखिर मंडराते क्यों हैं? विज्ञान कहता है इसकी वजह है इंसान के शरीर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड। मच्छरों पर हुई एक रिसर्च कहते हैं कि इंसान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, मच्छर इसी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की ओर आकर्षित होते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से मच्छर 10 मीटर की दूरी से पता लगा लेते हैं कि आसपास इंसान है। इंसान के पास पहुंचने पर इनमें से मादा मच्छर इंसान को काटना शुरू कर देती है। रिसर्च के मुताबिक अब तक माना जाता था कि नर मच्छर इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमते, लेकिन ऐसा नहीं है। हालिया रिसर्च में यह साबित हुआ है कि नर मच्छर अपनी भूख मिटाने के लिए फलों के रस पर निर्भर रहते हैं। एक रिसर्च ये भी कहती है कि इंसान के शरीर की गर्माहट के कारण मच्छर बालों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। जहां साइंस से ABC की एक रिपोर्ट कहती है कि मच्छरों के सिर पर मंडराने की एक बड़ी वजह पसीना भी है। अगर आप दौड़ कर आए हैं, एक्सरसाइज करके निकले हैं और किसी तरीके का शारीरिक श्रम किया है तो फिर सिर पर काफी पसीना आता है और बाल होने के कारण ये पसीना देर तक बना रहता है। इस पसीने में खास किस्म का केमिकल होता है जिसे ऑक्टेनॉल कहते हैं। इस केमिकल के प्रति मच्छर काफी आकर्षित होते हैं। नतीजा ये होता है कि सिर पर मच्छर मंडराने लगता है। अगर आप पसीने से तरबतर हैं तो फिर मच्छरों का झुंड आपके इर्द गिर्द मंडरा हुआ दिखाई दे तो फिर आप इससे ताज्जुब नहीं होइएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। तापमान में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। आज बुधवार को भी बिहार के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान पटना मौसम विभाग की ओर से किया गया है। हालिया राजधानी पटना में मंगलवार को हल्की धूप निकली हुई थी, मगर ठंड की वजह से इसका ज्यादा असर नजर नहीं आ रहा है। जब बिहार में आज कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। आज राजधानी पटना के आसमान में बादल सुबह से ही छाए हुए हैं। वहीं इलाके के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। आपको बता दें कि पछुआ हवा की वजह से धूप में भी ठंड का एहसास कम नहीं हो रहा है। जब पटना मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में बुधवार को कुछ इलाकों में बारिश के आसार व्यक्त किए हैं, जिसका सीधा सा असर तापमान पर होगा और नए साल पर न्यूनतम पारा में गिरावट दर्ज हो सकती है। वहीं मौसम एक्सपर्ट के मुताबिक बिहार के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जब बादल के गरजने और फिर बिजली गिरने की भी आसार जताए गए हैं। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 29 दिसंबर दिन बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें पहले करने में जहां देर लगती थी वही काम अब चुटकियों में हो जाते हैं। इसके लिए विज्ञान के द्वारा विकसित की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुक्रिया कहा जा सकता है। हालांकि आज भी जिन काम में वृद्धि के साथ विवेक की जरूरत होती है वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भरोसा नहीं किया जाता है। जब पड़ोसी देश चीन ने एक ऐसा ही विवेक भरे काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल शुरू किया है, जिसके बारे में अब तक कोई सोचा भी नहीं है। चीन की टेक कंपनियों ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर प्रोसिक्यूटर तैयार किया है, यानी कि एक ऐसी मशीन जज जो प्रस्तुत किए गए हैं या तर्कों और डिबेट के आधार पर फैसला देगा। यानी कि चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जज बना दिया है फैसला करने के लिए। चीन का दावा है कि इस मशीनी जज का फैसला 97% तक सही ही होता है। इस मशीन को संघाई पुडांग पीपुल्स प्रोक्यूरेटेड की ओर से विकसित किया गया है। दावा किया गया है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मशीनी जज वर्कलोड को कम करेगा और जरूरत पड़ने पर न्याय देने की प्रक्रिया में जजों को इससे रिप्लेस किया जा सकेगा। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के जरिए इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसमें एक साथ अरबों आइटम्स का डेटा स्टोर किया जा सकेगा। इन सब का विश्लेषण करके ये अपना फैसला देने में सक्षम है। इसे विकसित करने में साल 2015 से 2020 तक के हजारों लीगल केसेस का इस्तेमाल किया गया था। ये खतरनाक जज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और जुए के मामले में सही फैसला दे सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की बात करते हुए एक जज ने इस बात की आशंका जताई है कि 97% सही फैसले के बीच हमेशा मशीन होने की वजह से गलती होने की संभावना बनी रहेगी। ऐसे में अगर कोई गलत फैसला होता है तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? जज जिम्मेदार होंगे, मशीन जिम्मेदार होंगे या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिम्मेदार माना जाएगा? जहां उसका मानना है कि मशीन गलती पकड़ सकती है, लेकिन इसे फैसला लेने के लिए इंसानों की जगह नहीं रखा जा सकता है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के तेवर गर्म है। जब यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों ने गठबंधन का ऐलान किया है। जब वीआईपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी बार बार भाजपा पर हमले करते हैं। इसको लेकर मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद अजय निषाद ने उन पर जमकर निशाना साधा है। उन पर निषाद नेताओं की राजनीतिक हत्या का आरोप लगा दिया है। जहां उन्होंने कहा है कि उनकी राजनीतिक सेवा नहीं व्यवसाय है, वे नकली सेठ बनाकर झूठा सपना दिखाते हैं। भाजपा सांसद ने कहा है कि वे दो निषादों की राजनीतिक हत्या कर चुके हैं, जहां एक हरि सहनी और दूसरे रामचंद्र सहनी की। दोस्तों बात करते हैं कि अभी चंद दिन बीते हैं जब बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं, जिसके तहत बिहार के प्रत्येक पंचायत के लिए अलग अलग मुखिया चुने गए हैं। देश की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है और गांव में भी लोगों की व्यवस्था और देख रेख के लिए मुखिया का चुनाव किया जाता है। जहाँ वैसे तो ग्राम पंचायत का चयन गाँव के लोगों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि चुने हुए पंचायत मुखिया को भी उसके पद से हटाया जा सकता है? तो आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए आखिर नियम और शर्तें हैं क्या। तो चलिए बात करते हैं कि पंचायत मुखिया को हटाने के लिए कुछ नियम और शर्तों के बारे में। तो ग्राम पंचायत के मतदाताओं की विशेष तौर पर बुलाई गई बैठक में साधारण बहुमत यानी कि कुल मतदाताओं का 50% से ज्यादा होना चाहिए। जब विशेष बैठक के लिए ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं का न्यूनतम 5वां भाग यानी कि 20% मतदाता एक आवेदन में हस्ताक्षर करके जिला पंचायत राज अधिकारी के से अनुरोध करेंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी की तरफ से नोटिस जारी होने की तारीख के 15 दिन के अंदर विशेष बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव मुखिया के निर्वाचित होने के प्रथम 2 वर्ष और ग्राम पंचायत के कार्यालय के अंतिम 6 महीने के बचे हुए दौरान नहीं लाया जा सकता है। जहां नियमों के मुताबिक मुखिया का विश्वास प्रस्ताव भी पारित नहीं होता है तो फिर अगले 1 साल के ठीक समय के भीतर अगला अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वापसी लिस्ट जारी कर दी है। जिन किसानों का नाम पीएम किसान वापसी लिस्ट में होगा, उन किसानों की पीएम किसान योजना के तहत जितने भी किस्त का लाभ लिया है उन्हें सभी किस्तों का पैसा वापस लौटाना होगा। जहाँ कहीं इस लिस्ट में आपका नाम तो नहीं है, आप ये जरूर चेक कर ले जान लें। यह सरकार पीएम किसान योजना के अंतर्गत अपात्र किसानों को मिल रहे लाभ पर सख्ती बरत रहा है। इस स्थिति को देखते हुए योजना के सभी लाभार्थियों की जाँच की जा रही है। जहाँ योजना के अपात्र किसानों के लिए सरकार ने पीएम किसान वापसी लिस्ट जारी की जा रही है। जहां इस लिस्ट में जिन किसानों का नाम दर्ज होना होगा उन सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का पैसा वापस लौटाना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किन किसानों को पैसा वापस लौटाना होगा। तो सरकार की ओर से डीबीटी एग्रीकल्चर की आधिकारिक वेबसाइट पर बिहार के आयकर दाताओं की लिस्ट जारी की होगी। जो भी लोग आयकर दाता हैं यानी कि जो टैक्स देते हैं और पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें योजना के तहत दिया गया सभी किस्तों का पैसा सरकार को वापस लौटाना होगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो भी किसान धोखाधड़ी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, यदि वे योजना का पूरा पैसा वापस नहीं करते हैं तो उन सभी किसानों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए अब ये भी बात कर लेते हैं कि आप ऐसे कैसे पता करेंगे कि बिहार किसान वापसी लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। तो अगर आप भी पीएम किसान योजना की लिस्ट देखना चाहते हैं तो फिर सभी किसान अपने राज्य की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन इस लिस्ट को चेक करके अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं कि कहीं आपका नाम तो नहीं है पीएम किसान वापसी लिस्ट में, यानी कि वेबसाइट में आप इसका नाम चेक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में आयोजित एक दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मंगलवार को कहा कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है। जहाँ कितने स्टार्टअप तो हमारी IITs के युवाओं ने ही शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इस 75वें साल में हमारे पास 75 से अधिक यूनिकॉर्न्स है, या 50,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। इनमें से 10,000 तो केवल पिछले 6 महीने में ही आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौन भारतीय नहीं चाहेगा कि भारत की कंपनियां ग्लोबल बने, भारत के प्रोडक्ट ग्लोबल बने। जो IITs को जानता है, यहाँ के टैलेंट को जानता है, यहाँ के प्रोफेसर की मेहनत को जानता है, वो ये विश्वास करता है कि IIT के नौजवान जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से शुरू हुई यात्रा में आपको सहूलियत के लिए शॉर्टकट भी बहुत लोग बताएंगे, लेकिन मेरी सलाह यह होगी कि आप कंफर्ट मत चुनना, चैलेंज जरूर चुनना, क्योंकि आप चाहे या ना चाहे जीवन में चुनौतियां आनी ही हैं। जो लोग उनसे भागते हैं वो उनका शिकार बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दौर 21वीं सदी पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ड्राइवन है। इस दशक में भी टेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्र में अपना दबदबा और बनाने वाली है। बिना टेक्नोलॉजी के जीवन अब एक तरह के अधूरा ही होगा। ये जीवन और टेक्नोलॉजी की स्पर्धा का युग है और मुझे विश्वास है कि इसमें आप जरूर आगे निकलेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि घरों में रसोई गैस का इस्तेमाल करना कई लोगों के लिए आम बात हो गई है। जहां भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को भी निःशुल्क यानी कि फ्री में एलपीजी सिलेंडर बांटे जाते हैं। अगर आपने अभी सिलेंडर को ध्यान से देखा होगा तो फिर उसके ऊपरी हिस्से पर छपे नंबर भी गौर किया होगा। ये नंबर सारे सिलेंडर पर लिखे होते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इन नंबरों का क्या मतलब होता है और इन्हें सिलेंडर पर क्यों लिखा जाता है? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर गैस सिलेंडर के ऊपरी पट्टे पर ये कोड क्यों लिखे होते हैं। तो आपको बता दूं कि ये कोड्स आपकी सुरक्षा के लिए सिलेंडर पर प्रिंट किए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक इन कोड्स की शुरुआत में लिखे गए अंग्रेजी अक्षर ABCD के 4 ग्रुप में होते हैं। इन 4 ग्रुपों का संबंध साल के 12 महीने से होता है। ये अक्षर का इस्तेमाल जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के लिए होता है। वहीं B अक्षर का इस्तेमाल अप्रैल, मई और जून महीने के लिए किया जाता है। उसी तरीके से C अक्षर का इस्तेमाल जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के लिए होता है। तो D का इस्तेमाल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए किया जाता है। इन अक्षरों के बाद आने वाले अंक साल दर्शाते हैं। तो अगर सिलेंडर पर लिखा होगा ये 21, तो उसका मतलब हुआ है कि साल 2021 का जनवरी, फरवरी या मार्च का महीना। अब जब आपको पता चल गया है कि अंग्रेजी के अक्षर और अंक का कोड में क्या मतलब होता है, तो चलिए आपको बताते हैं कि ये जानकारी सिलेंडर पर क्यों दर्शाती है। तो दरअसल ये तारीख खाने पीने के सामानों की तरह एक्सपायरी डेट दर्शाती है। जी हाँ, अगर आपके सिलेंडर पर लिखा है B22 तो इसका अर्थ होगा कि आपका सिलेंडर अप्रैल, मई और जून 2022 में एक्सपायर होने वाला है। ये नंबर सिलेंडर की टेस्टिंग का वक्त भी बताते हैं। अगर आप ऐसे सिलेंडर लेते हैं जिसकी टेस्टिंग की डेट यानी कि एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, तो फिर वह सिलेंडर आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां सौरभ गांगुली का कोरोना टेस्ट सोमवार को हुआ था, जहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जहां सौरभ गांगुली पहली बार कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इससे पहले उनके परिवार वालों को कुछ महीने पहले कोरोना हुआ था। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को इस साल की शुरुआत में भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। जहाँ सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उससे पहले उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 46,927 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की पदों पर जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग की ओर से बड़ा अपडेट सामने आई है। जनवरी के प्रथम सप्ताह तक बिहार लोक सेवा आयोग इन दोनों नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। जहाँ ये दोनों नियुक्तियां परीक्षा के जरिए ली जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के हिस्सों में एक और बुलेट प्रूफ कार जुड़ गई है। इस नई लग्जरी कार का नाम मर्सिडीज मैबैक S650 है, जो अत्याधुनिक फीचर्स से लेस हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री को रेंज रोवर ओग टोयोटा लैंड क्रूजर की सवारी करते हुए देखा होगा। जब से नई गाड़ी से उतरते हुए प्रधानमंत्री को देखा गया है, तब से लोगों के मन में सवाल है कि इस कार में अन्य कारों के मुकाबले ऐसा क्या है जो इसे सबसे ज्यादा सुरक्षित बनाता है। ये लग्जरी कार मर्सिडीज की लेटेस्ट कार है, जिसमें लेवल प्रोटेक्शन दिया गया है। यह कंपनी का दावा है कि इस कार में अन्य कारों की तुलना में अधिक प्रोटेक्शन लेवल है। यह मर्सिडीज मैबैक की खासियत ही इसका प्रोटेक्शन सिस्टम है। दोस्तों बात करते हैं कि नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कड़ा एक्शन ले लिया है। इसके विरोध में डॉक्टरों ने 29 दिसंबर को यानी कि आज देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने का ऐलान किया है। सोमवार शाम डॉक्टरों ने सभी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद करने की घोषणा की। जब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने एक बयान के जरिए कहा है कि डॉक्टरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा क्रूर बल के विरोध में 29 दिसंबर 2021 को सुबह 8 बजे से देश भर में सभी स्वास्थ्य सेवाओं से पूरी तरीके से वापसी का आह्वान किया गया है। 27 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने कुछ हड़ताली डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया था। जहां इसके बाद डॉक्टरों ने सरोजनी नगर थाने का घेराव किया, जहां इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद इसे पुलिस और डॉक्टर आमने सामने हो गए हैं। जहां डॉक्टरों की मांग है कि पुलिस अपने इस कृत्य के खिलाफ माफी मांगे। दोस्तों देश के लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जहां एनसीईआरटी ने आगामी सत्र 2022-23 के स्कूलों के सिलेबस और किताबों में कटौती का फैसला किया है। यह फैसला देश के शिक्षा क्षेत्र पर कोरोना महामारी के असर के कारण लिया है। जहां महामारी के प्रकोप के कारण देश में स्कूल काफी समय तक बंद रहे थे। वहीं संक्रमण के मामले में एक बार फिर से तेजी देखने को मिलने लगी है। जब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच देश के अलग अलग राज्यों में केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। जहां कई स्कूलों में भी संक्रमण के बड़े मामले सामने आए हैं। जहां एनसीएफ के आने के समय को देखते हुए एनसीईआरटी ने आगामी साल से सभी कक्षाओं की किताबों और फिर सिलेबस में कटौती करने का फैसला किया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में घुसखोर और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। निगरानी विभाग, विशेष निगरानी यूनिट और आर्थिक अपराध इकाई द्वारा बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। जहां बताया जा रहा है कि बिहार में पिछले 3 महीनों में लगभग 20 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और लगभग 600 करोड़ की काली कमाई जब्त की गई है। आपको बता दें कि इस जब्त राशि से अगर सरकार चाहे तो फिर आम लोगों के कल्याण के लिए कोई योजना शुरू कर सकती है। आपको बता दूं कि लगभग 20 लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जहां इनमें कुलपति, मंत्री के आप्त सचिव, जेल अधीक्षक, डीपीओ, एसपी, एसडीपीओ, थाना प्रभारी, कार्यपालक अभियंता, सीओ समेत कई बड़े सरकारी अधिकारी शामिल हैं। जहां छापेमारी के दौरान अधिकारियों और पदाधिकारियों के आलीशान घरों और संपत्तियों को देखकर आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी विभाग के अधिकारी हैरान रह गए थे। जहां ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार सरकार के अधीन काम करने वाली एजेंसियों के द्वारा की गई कार्रवाई एक झलक मात्र है। जहां अगर जांच इसी तरीके से होती रही तो फिर सैकड़ों की संख्या में और भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खुल सकती है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के अधीन काम करने वाली तीनों एजेंसी द्वारा लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के दौरान एक नए ट्रेंड का पता चला है। इसमें कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी पत्नी समेत परिजनों और रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर काली कमाई को ठिकाने लगाया है। हालांकि एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं बिहार के इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ही सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में नूडल बनाने वाली एक फैक्ट्री में बीते 28 दिसंबर को बॉयलर फटने से 7 मजदूरों की जान जाने के मामले पर आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन से मुलाकात की है। मुजफ्फरपुर बॉयलर ब्लास्ट कांड में शामिल सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से कम 10 लाख रुपए की सरकारी मदद की जाए। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपनी पार्टी फंड से सभी मृतक परिवारों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि बॉयलर पुराना था, इसका लाइसेंस भी खत्म हो गया था, फिर भी कंपनी मालिक बॉयलर को चला रहा था। इस कांड में कंपनी मृतकों की संख्या को छुपा रही है। घटना के तुरंत बाद कंपनी ने लेबर रजिस्टर्ड को गायब कर दिया। मैं माननीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं, जिससे कि मरने वालों की संख्या सही जानकारी मिल सके। पप्पू यादव ने शाहनवाज हुसैन को कोसी का लाल बताते हुए उनसे बनमखी चीनी मिल और पूर्णिया आलमनगर में एथेनॉल फैक्ट्री लगाने के लिए 30 एकड़ जमीन सहित इस इलाके के विकास के लिए विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ऐसा कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।